फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एमसीएससी एकेडमी में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोग साइंस में कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तब आप लोग को साइंस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग आसानी से सॉल्व कर ले रहे होंगे। तो हम लोग इसी क्रम में हम लोग रोग और उपचार के बारे में बात कर रहे थे। तो आप लोगों को वीडियो इंटरेस्टिंग तरीके से अच्छा लग रहा होगा। आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे और आप लोगों को नई नई जानकारी मिल रही होगी रोगों के बारे में, रोगों के लक्षण के बारे में। तो उसी क्रम में हम लोग आज का भी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग का है मानव प्रतिरक्षा और रोग के बारे में। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि हमारे रोग और प्रतिरक्षा तंत्र ये सब क्या होते हैं। तो चलिए एक पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हेपेटाइटिस रोग के उपचार के लिए निम्न में से किस पौधे से औषधि प्राप्त करते हैं। आपको बताना है जो हेपेटाइटिस नामक रोग होता है उसके उपचार के लिए किस पौधे से औषधि प्राप्त करते हैं। बिलो का पौधा, एक्लिप्टा एल्वा का पौधा, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए, क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो हेपेटाइटिस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो चलिए बात करते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है उसे यकृत शोथ भी कहते हैं और यह यकृत का रोग होता है जो हेपेटाइटिस नामक वायरस के संक्रमण से होता है। भारत में जो इस समय हेपेटाइटिस के बी और सी किस्म के विषाणु जो हैं वो करीब 5,80,00,000 लोग संक्रमित हैं और विश्व भर में जो एड्स है उसको सबसे खतरनाक बीमारी बताया गया है। लेकिन हेपेटाइटिस से जो मरने वालों की संख्या है वो एड्स से 10 गुना अधिक है। और दुख की बात यह है कि बाजार में जो इसके टीके उपलब्ध होने के बाद भी भारत में लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हेपेटाइटिस के कारण ही होती है। और हेपेटाइटिस के जो विषाणु होते हैं 6 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई और जी होते हैं। और मनुष्य में जो है इन सभी किस्मों के विषाणुओं के वाहक भी होते हैं और ये विषाणु संक्रमित मनुष्य के स्वस्थ मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है। और ए और ई जो किस्म का विषाणु होता है वो पानी के द्वारा फैलता है, पानी में पैदा होता है। और ये जबकि जो अन्य किस्म के विषाणु होते हैं वो ब्लड के माध्यम से संक्रमित होते हैं। और जिसमें बी हेपेटाइटिस बी और सी जो होता है वो किस्म का जो विषाणु होता है वो सबसे खतरनाक होता है। और इस रोग में जो होता है यकृत में उत्पन्न होने वाले जो पित्तवर्धक होते हैं ये यकृत को पूरी तरह से अपचय नहीं कर पाते, इसीलिए आंखें और त्वचा पीली हो जाती हैं और आपका यूरिन जो होता है पीला हो जाता है। तिल्ली भी कार्य क्षमता घट जाती है और खून में पित्त भी बढ़ जाता है और भूख भी नहीं लगती है। और इसके लिए रोगी को जो है आराम की आवश्यकता होती है और यकृत में गामा ग्लोबुलिन जो नामक इंजेक्शन होता है उसको देने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ दही, गन्ने का रस, हरा साग सब्जी, ये सारी चीज़ों का आपको सेवन करना चाहिए। इसके लिए एक्लिप्टा एल्वा नामक पौधे की से प्राप्त औषधि है, इसके उपचार के लिए सहायक होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है राइट हो गया, एक्लिप्टा एल्वा का पौधा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस विषाणु के द्वारा खसरा नामक रोग होता है। आपको बताना है इनमें से किस विषाणु द्वारा खसरा का रोग होता है। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, बोर्टीटेला पर्ट्यूसिस, साल्मोनेला टाइफोसा, पॉलिनेनोसा मार्बिलोरम। तो आपको बताना है खसरा नामक रोग किस विषाणु के कारण होता है। तो खसरा नामक जो रोग होता है ये पॉलिनोसा मार्बिलोरम नामक विषाणु के संक्रमण से होता है। यह बीमारी मुख्यतः बच्चों में पाई जाती है। इस रोग में शरीर में छोटे छोटे लाल रंग के दाने निकल जाते हैं, गले और नाक में सूजन हो जाती है और कभी कभी बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। और इसके उपचार के लिए खसरे का टीका लगाया जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। खसरा नामक रोग जो होता है ये पॉलिनोसा मार्बिलोरम नामक विषाणु के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गलसुआ या मम्प्स किस ग्रंथि को प्रभावित करने वाला विषाणु जनित रोग है। थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि, पेरिनियल ग्रंथि, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है जो गलसुआ या मम्प्स होता है वो किस ग्रंथि को प्रभावित करता है। तो आप इसके बारे में सुने ही होंगे, गांव में अक्सर चर्चा होती रहती है, गलसुआ हो गया, गलसुआ हो गया। तो चलिए बता दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो गलसुआ जो होता है ये लार ग्रंथि को प्रभावित करने वाला मम्प्स विषाणु जनित रोग होता है। और यह जो रोग होता है ये इसका प्रसार लार से होता है। रोगी को प्रारंभ में क्या है, झुरझुरी होती है, सिरदर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है और 1-2 दिन जो होता है बुखार रहने के बाद कान के नीचे जो पैरोटिड ग्रंथि पाई जाती है उसमें सूजन आ जाता है। और इसके उपचार के लिए उसको नमक पानी से सिकाई भी करनी पड़ती है। इसके लिए जो एक इंजेक्शन है वो टेरामाइसिन नामक इंजेक्शन इसके लिए कारगर या लाभदायक होता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा। गलसुआ जो है लार ग्रंथि को प्रभावित करने वाला विषाणु जनित रोग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्ड फ्लू को और किन नामों से जाना जाता है। आपको बताना बर्ड फ्लू को और किन नामों से जाना जाता है। एवियन इन्फ्लुएंजा, टाइप ए फ्लू, जीनस ए फ्लू, उपर्युक्त सभी। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो बर्ड फ्लू क्या होता है? बर्ड फ्लू जो होता है ये हाल के वर्षों में पूरे विश्व में एक गंभीर समस्या बन गया है और पहले से विद्यमान जो एड्स था वो वर्तमान में अत्यंत भयंकर बीमारी में से एक था। लेकिन इसके प्रथम 25 वर्षों में 250 लोगों की जान गई है, जबकि बर्ड फ्लू से
वर्ष 1918 और 19 के दौरान इसके प्रथम प्रकोप से मात्र 25 सप्ताह के अंदर इतने लोगों की मौत हो गई है। और फ्लू के प्रकोप के रिपोर्ट के अनुसार तो 2016 में अनेक एशियाई और यूरोपीय देश जिसमें कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, जापान, कजाकिस्तान, मलेशिया, मंगोलिया, दक्षिणी कोरिया, रोमानिया, रूस, थाईलैंड, तुर्की, वियतनाम, ये सारे शामिल थे, जिसमें कुक्कुट पालन से ही बर्ड फ्लू फैला था। और पूरे विश्व में जो चेतावनी मिली थी कि इस बीमारी से लाखों पक्षी या तो मर जा रहे हैं या तो बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और इतना भी नहीं, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया में भी इस बीमारी से लगभग 125 लोगों में से 64 लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। और विषाणु के संक्रमण से जो होने वाली मृत्यु की जो यह दर थी वो काफ़ी चेतावनी थी और काफ़ी बढ़ गई थी। और इस स्थिति को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निकट भविष्य में सर्वव्यापी महामारी के गंभीर जोखिम की चेतावनी भी दे दी थी। और जो बर्ड फ्लू होता है उसे एवियन इन्फ्लुएंजा, टाइप ए फ्लू, जीनस ए फ्लू, एवियन फ्लू, ये जो होते हैं मिक्सोविरिडल कुल के इन्फ्लुएंजा वायरस ए जो होते हैं उनके जीनस के विषाणु द्वारा होते हैं। और ये वायरस जो होता है वो सेंट्रल वायरस कोर से हीमोग्लूटिनिन जिसे एच लिखते हैं और न्यूरोमिनिडेज जिसे एन लिखते हैं, इस प्रोटीन पर आधारित विभिन्न प्रकार के जो होते हैं उप प्रकार इसमें बांटे गए हैं। और कुल 16 एच और 9 एन उसके उप प्रकार हैं। और इस प्रकार जो एच और एन होते हैं 144 भिन्न भिन्न संयोजन भी हो सकते हैं, जिससे उदाहरण के रूप में H1N1, H2N2, H5N5 ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं। और ये बर्ड फ्लू के बारे में आपका यूपी पीसीएस मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए बर्ड फ्लू आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। बर्ड फ्लू का जो अन्य नाम है वो एवियन इन्फ्लुएंजा, टाइप ए फ्लू, जीनस ए फ्लू, एवियन फ्लू, ये सारे नाम है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बर्ड फ्लू का सर्वाधिक प्रकोप किस वर्ष हुआ? तो बर्ड फ्लू का सर्वाधिक प्रकोप किस वर्ष हुआ मैंने आपको बता दिया डिटेल में। तो बर्ड फ्लू के बारे में जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो बर्ड फ्लू का जो सर्वाधिक प्रकोप हुआ था वो 1918 और 1919 में हुआ था। और ये जो है स्पेनिश फ्लू और ला ग्रिप नाम से ज्ञात यह सर्वव्यापी महामारी जो था वो H1N1 स्ट्रेन द्वारा हुई थी। और इसमें लाखों लोगों की जानें भी गई थी। और इससे जो प्रभावित देशों में भारत 170 लाख, और यूएसए में आपका 6 लाख, यूके में आपका 2 लाख, और फ्रांस में आपका 4 लाख, और इस तरह जापान में 2,60,000 लोग सम्मिलित थे। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया। 1918-19 में जो है आपका बर्ड फ्लू का सर्वाधिक प्रकोप हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस के निम्न में से किसके कारण चीन से एशियन फ्लू का उद्भव हुआ? H1N1, H2N2, H5N1, H1N2। तो आपको बताना है जो इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस है ये चीन से एशियन फ्लू का उद्भव किस कारण हुआ था, किस वैक्सीन के कारण या किस प्रोटीन के कारण हुआ था, आपको ये बताना है। तो ये इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस जो होता है ये H2N2 स्ट्रेन के कारण चीन से एशियन फ्लू में 1957-58 के उद्भव में हुआ था। 1957 में विकसित जो वैक्सीन थे ये रोग के नियंत्रण में सहायता मिली थी, परंतु फिर भी लगभग 20 लाख लोगों की जान चली गई थी। और बाद में एशियन फ्लू वायरस जो था ये एंटीजेनिक शिफ्ट द्वारा H3N2 स्ट्रेन के रूप में विकसित हुआ था। और हांगकांग में फ्लू की सर्वव्यापी जो है महामारी फैली हुई थी, जिससे 1968-69 में लगभग 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये जो एशियन फ्लू के समय चिकित्सा विज्ञान में इन्फ्लुएंजा वायरस को समझने के लिए पर्याप्त साधन नहीं था। उस समय बेसिलस इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन विकसित करने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए थे, लेकिन इस सर्वव्यापी महामारी को नियंत्रण करने में सफलता नहीं मिली थी। और लेकिन माइक्रोबायोलॉजी व माइक्रोटेक्नोलॉजी के वर्तमान युग में हम आणविक स्तर पर रोगों का अध्ययन कर सकते हैं और इनके उपचार और बचाव के लिए प्रभावी वैक्सीन औषधियों का विकास भी कर सकते हैं। ओके, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। H2N2 H2 क्या होता है? H2N2 जो एक प्रकार का प्रोटीन है, H2 को हीमोग्लूटिनिन कहते हैं और N को न्यूरोमिनिडेज कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटोजोआ जनित मलेरिया नामक रोग किस वैज्ञानिक ने खोजा था? ए लेब्रान, एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट कोच, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है जो प्रोटोजोआ जनित मलेरिया नामक रोग है वो उसको किस वैज्ञानिक ने खोजा था। तो मलेरिया नामक रोग के बारे में मैंने आपको बताया था, तो चलिए इसका भी आंसर आप लोग दे दीजिए अगर आ रहा हो तो मलेरिया जो नामक रोग होता है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। सन 1880 ईस्वी में फ्रांसीसी डॉक्टर ए लेवेरान ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी।
और सर रोनाल्ड रास ने इस रोग के परजीवी का जो संबंध है वो मादा एनाफिलीज मच्छर से बताया था। और मादा एनाफिलीज मच्छर जो है इस परजीवी को स्वस्थ मनुष्य से रक्त में तब तक पहुंचा देता है जब यह रक्त चूसने के लिए मनुष्य को काटता है। कि मतलब यह मच्छर जब है व्यक्ति के शरीर में कब पहुंचाता है, जब हमारे शरीर पर बैठता है काटने के लिए, तब वो रोगी वाले जो दूषित ब्लड होते हैं उसको हमारे शरीर में रिफ़र कर देता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया, ए लेब्रान। ए लेब्रान जो है ये मलेरिया नामक रोग की खोज करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से प्लाज्मोडियम की जातियां हैं। प्लाज्मोडियम वाईएक्स, प्लाज्मोडियम ऑक्जेली, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि प्लाज्मोडियम की जातियां क्या है। तभी मैंने आपको बताया कि मलेरिया नामक रोग जो है ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होते हैं। और सन 1880 ईस्वी में फ्रांसीसी डॉक्टर ए लेब्रान ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। और सर रोनाल्ड रास ने इस रोग के परजीवी को जो संबंध है वो मादा एनाफिलीज मच्छर से बताया था। मादा एनाफिलीज मच्छर जब है इस परजीवी को स्वस्थ मनुष्य के रक्त में तब पहुंचाते हैं जब उसको काटने के लिए उसके ऊपर बैठते हैं। और प्लाज्मोडियम जो होते हैं इसके 4 प्रजाति होती हैं। प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाईएक्स, प्लाज्मोडियम ऑक्जेली, प्लाज्मोडियम मलेरी। ये सारे जो मच्छर होते हैं इसके वहन से की जाती हैं और चारों मलेरिया रोग के कारण होते हैं। और मच्छर द्वारा जो काटे जाने पर मच्छर की जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार के साथ हाशियाकार स्पोरोजाइट जो होते हैं ये प्लाज्मोडियम शरीर में पहुंच जाते हैं और रक्त के साथ या यकृत में पहुंच जाते हैं। और जब यकृत में पहुंचते हैं तो वहाँ इनका गुणन बहुत तेज़ी से होने लगता है और 1-2 हफ्ते के अंदर एक स्पोरोजाइट से 5000 से 10,000 गोलाकार मीरोजाइट बन जाता है। और ये मीरोजाइट जो होते हैं ये हज़ारों की संख्या में यकृत में उपयुक्त जगह पे छिप जाते हैं और उपयुक्त समय में छिप जाते हैं। और जब आरबीसी का ये आक्रमण करने लगते हैं और एक ही हफ्ते में रोगी को बार बार बुखार आता है, ठंड चढ़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आरबीसी फटने लगती है और मीरोजाइट जो होता है ये रक्त में विषाक्त पदार्थ निकालते रहते हैं। इसके लिए हमको मच्छरों से बचना चाहिए कि मच्छरें हमको ना काट पाए। इसके लिए अपने आसपास गंदे गड्ढों में पानी एकत्र नहीं होना चाहिए, साफ़ सफाई रखनी चाहिए, टीटीटी का छिड़काव करना चाहिए। और मलेरिया के लक्षण के लिए हमको ब्लड की जाँच भी करवानी चाहिए। इसके लिए जो उपयुक्त दवा है वो कुनैन, कैमाकुलिन और क्लोरोक्विन नामक जो है दवा इसके लिए उपयुक्त है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट हो गया? उपयुक्त सभी। प्लाज्मोडियम की चारों जातियां हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जापानी इंसेफेलाइटिस नामक रोग किस जीव के काटने से होता है? जापानी इंसेफेलाइटिस नामक रोग किस जीव के काटने से होता है? क्यूलेक्स मच्छर, सीसी मक्खी, बालू मक्खी, उपयुक्त सभी। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो जापानी इंसेफेलाइटिस जो है ये उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुए ये बीमारी जो है आज भी चिंता का विषय बना हुआ है। यह वायरस जनित यह बीमारी जो है मनुष्यों में मच्छरों के काटने से होती है। विशेष प्रकार के जो वायरस होते हैं वो अरबो वायरस क्यूलेक्स मच्छरों में पाए जाते हैं। और ये क्यूलेक्स मच्छर भी विशेष प्रकार के होते हैं क्योंकि इसमें धान के खेत में प्रजनन करने की अद्भुत क्षमता होती है। और जब ये मच्छर मनुष्यों को काटते हैं तो वो अरबो वायरस मनुष्य के रक्त में पहुंच जाते हैं और उसे संक्रमित कर देते हैं। रक्त में पहुंच के ये सबसे पहला जो इनका आक्रमण होता है उस ग्रंथि पे करते हैं जो मनुष्य के सफल पाचन और सुरक्षा तंत्र के लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर वहाँ इन ग्रंथियों में इनका बहुगुणन करके ये अपनी संख्या इतना बढ़ा लेते हैं कि उसके बाद ये पुनः रक्त से होते हुए जानलेवा वायरस जो है दिमाग में पहुंच जाते हैं। और दिमाग में जो पहुंचते हैं वहीं इनका अंतिम लक्ष्य होता है। जैसे दिमाग में पहुंचते हैं फिर अत्यंत तीव्र से ऊतकों को नष्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और जिससे दिमाग में ही नहीं बल्कि जो स्पाइनल कार्ड होता है उसको भी प्रभावित करते हैं, जिससे स्पाइनल कार्ड में भी स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाती है। उसके बाद श्वसन तंत्र को मूलतः नाक के जो आंतरिक भाग की एपिथेलियम होती है उसको सूख कर इतना कठोर हो जाती है कि सांस लेने में अत्यधिक तीव्र दर्द या भयंकर पीड़ा होती है। और इसका संक्रमण इतना तीव्र होता है कि 1 से 3 दिन के अंदर ही रोग में भयानक लक्षण सामने आने लगते हैं। और ये वायरस जो होते हैं ये एंजाइटिक चक्र के अंतर्गत मच्छर और कुछ कशेरुकी जैसे पालतू सुअर आदि पक्षियों के बीच पहुंचते रहते हैं। इस वायरस के जो जीवन चक्र में मनुष्य की कोई भी भागीदारी नहीं होती है, परंतु जब संक्रमित मच्छर मुख्यतः क्यूलेक्स ट्राइटेनियो रायनकस मच्छरों को काटते हैं तो यह आकस्मिक रूप से इन तक पहुंच जाते हैं और रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। जापानी इंसेफेलाइटिस नामक रोग जो होता है क्यूलेक्स मच्छर के कारण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जापानी इंसेफेलाइटिस के बचाव के लिए निम्न में से किस टीके का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना जापानी इंसेफेलाइटिस के बचाव के लिए निम्न में से किस टीके का प्रयोग होता है? बीसीजी टीका, डीपीटी का टीका, जेई वैक्सीन, रेबीज का टीका। तो अभी मैंने आपको जापानी इंसेफेलाइटिस के बारे में बता दिया। तो जापानी इंसेफेलाइटिस के बचाव के लिए हमको इसका जो मुख्य स्रोत होता है इस रोग का वो मच्छर होता है। इसके बचाव के लिए हमको मच्छर से बचना चाहिए और इसके लिए जो टीकाकरण है वो जेई वैक्सीन है। इसका जिसमें SA14
और 14 की एक खुराक जरूर दी जानी चाहिए। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया, जेई वैक्सीन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेचिस नामक रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? आपको बताना है पेचिस नामक रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। एंटमीबा हिस्टोलिका, लिस्मेनिया, एंटमीबा जिंजिविलिस, ट्रिपैनोसोमा। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। डायसेंट्री नामक रोग किससे होता है? तो पेचिस नामक रोग होता है वो एंटमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। यह परजीवी जो होता है ये बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है और इसमें श्लेष्म तथा खून के साथ दस्त, उर्दीय वेदना, संपीड़, स्कूथन इत्यादि होता है। खाना नहीं पचता, भूख नहीं लगता। उपचार के लिए इसमें पानी को गर्म करके पीना चाहिए और एंटीकोनाल, आयरोफार्म, मेक्साफॉर्म जैसी जो दवाओं का प्रयोग भी हम पेचिस के लिए कर सकते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। पेचिस के लिए एंटमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ जिम्मेदार होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कालाजार का परजीवी वाहक है। कालाजार का परजीवी वाहक कौन सा है? सीसी मक्खी, बालू मक्खी, क्यूलेक्स मक्खी, एडीज मच्छर। तो चलिए फटाक से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन होगा आपका राइट। तो कालाजार नामक रोग जो होता है ये लिस्मेनिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है और इसका जो परजीवी का वाहक जो होता है वो बालू मक्खी होती है, जिसे सैंड फ्लाई भी कहते हैं। और इसमें रोगी को तेज बुखार आता है, जिससे बचने के लिए हमको मच्छरों से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय करना चाहिए, जैसे मच्छरदानी वगैरह का यूज़ करना चाहिए। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया, सैंड फ्लाई या बालू मक्खी कालाजार का परजीवी वाहक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरिया नामक रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? एंटमीबा जिंजिविलिस, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम, टीनिया सेलियम। तो पायरिया के बारे में तो आप लोग बता सकते हैं, टीवी वगैरह में ऐड वगैरह देखते हैं पायरिया के बारे में। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए। पायरिया नामक रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो पायरिया नामक रोग जो होता है मसूड़ों का रोग होता है, जो एंटमीबा जिंजिविलिस नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। इसमें मसूड़ों में पस निकलता है, दांतों की जड़ों में घाव हो जाता है, कभी कभी मसूड़ों से रक्त भी निकलता है, मुंह से दुर्गंध भी आती है, दांत ढीले होकर झड़ने लगते हैं, गिरने लगते हैं। इसको उपचार के लिए हमको भोजन में डेली रेशेदार खाद्य पदार्थ जैसे हरी सब्जियां, गन्ना, फल इत्यादि जो है जरूर खाना चाहिए और दांतों की साफ सफाई अच्छी तरीके से करनी चाहिए। और इसके लिए पेनिसिलिन का इंजेक्शन भी लेना चाहिए। खाने में विटामिन सी की प्रचुर मात्रा भी होनी चाहिए। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? एक मिनट, आपका इसमें कौन सा राइट हो गया? पायरिया नामक रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो गया, लिस्मेनिया प्लाज्मो एंटमीबा जिंजिविलिस के कारण होता है आपका पायरिया नामक रोग। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग किस रोग का वाहक होता है? बालू मक्खी, सीसी मक्खी, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग किसके कारण होता है, इसके वाहक कौन होते हैं? तो स्लीपिंग सिकनेस जो होता है उसके सोने की बीमारी भी कहते हैं और यह रोग जो होता है ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है और यह प्रोटोजोआ सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। जब सीसी मक्खी किसी रोगी को काटकर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो यह रोग फैलता है। इसमें रोगी को बहुत तेज नींद आती है और बुखार भी हो जाता है और यह परजीवी जो है मस्तिष्क में पहुंचकर सेरिब्रो स्पाइनल द्रव में पहुंच जाते हैं और इसके उपचार के लिए रोगी से दूर रहना चाहिए और सीसी मक्खी का उन्मूलन करना भी चाहिए। ओके, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। स्लीपिंग सिकनेस के लिए सीसी मक्खी वाहक होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइलेरिया नामक रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? बाउचेरिया, ब्रैक्रोफटाई, एंटमीबा हिस्टोलिका, प्लाज्मोडियम वाईएक्स, ट्रिपैनोसोमा। तो आपको बताना है फाइलेरिया नामक रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो फाइलेरिया नामक रोग जो होता है ये बाउचेरिया ब्रैक्रोफटाई नामक प्रोटोजोआ से होता है, जो क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है और गंदे पानी में रोगाणु का जनन तेजी से होता है। इस रोग का जो कारण होता है वो कृमि मनुष्य की लिम्फ ग्रंथियों में पहुंच जाता है, जिसके कारण शरीर के अंग चूसक बहुत मोटे हो जाते हैं, विशेषकर पाँव मतलब पैर जो है वो मोटा हो जाता है, वृषण ग्रंथियां भी मोटी हो जाती हैं। इसीलिए इस रोग को हाथी पाँव रोग भी कहते हैं। फाइलेरिया को हाथी पाँव रोग भी कहते हैं और इस रोग की जो शुरुआत होती है वो तेज बुखार के साथ होता है। इसके लिए व्यक्ति को स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है, स्वच्छ पानी यूज़ करना चाहिए, पीना चाहिए और क्यूलेक्स मच्छरों को मारने के लिए डाईएथिल कार्बेमेंजीन का प्रयोग भी करना चाहिए और चिकित्सक के परामर्श के अनुसार हमको हेट्रोजन MSE जो दवा है इसका भी यूज़ करना चाहिए। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। बाउचेरिया ब्रैक्रोफटाई नामक जो रोग है वो फाइलेरिया नामक रोग के प्रोटोजोआ के कारण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीनियसिस नामक रोग किस परजीवी द्वारा होता है? आपको बताना है टीनियसिस नामक रोग किस परजीवी द्वारा होता है। टीनिया सोलियम, साल्मोनेला टाइफोसा, बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस,
पास्चुरेला पेस्टिस। तो चलिए आंसर दीजिए क्या हो सकता है, कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। टीनियसिस नामक रोग किससे होता है? तो टीनियसिस नामक रोग जो है ये आंत का एक रोग है जो कि टीनिया सोलियम नामक परजीवी द्वारा होता है। और इसमें रोगी व्यक्तियों की आंत में अंडे उपस्थित होते हैं जो मल के साथ बाहर आ जाते हैं और सूअर जब इस मल को खाते हैं तो सूअर की आंत में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर अंडे का कवच घुल जाता है। फिर ये भ्रूण द्वारा बाहर आ जाता है। फिर आंत को भेद कर जो ये वायरस होते हैं वो रक्त वाहिनियों में पहुँचते हुए मांसपेशियों में पहुँच जाते हैं। वहाँ पर ये कवच धारण करके विश्राम कर लेते हैं और इस अवस्था को हम ब्लेडर वर्म कहते हैं। और जब यह संक्रमित सूअर का अधपका मांस कोई व्यक्ति खाता है तो ये ब्लैडर वर्म जो उसकी आंत में पहुंचकर टेप वर्म के रूप में विकसित हो जाता है और आंत की दीवारों में चिपक जाता है। और टीनियसिस का जो लक्षण है ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी अपच हो जाता है, पेट दर्द होता है, परंतु कभी आंत की लार्वा उत्पन्न हो जाती है तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आँखों, फेफड़ों, यकृत, मस्तिष्क में पहुंच जाते हैं और रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। और इसके लिए रोगी को सूअर का पका हुआ मांस ही खाना चाहिए और निकोलसन नामक दवा इसके उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? टीनियसिस नामक रोग जो है टीनिया सोलियम के परजीवी के कारण होता है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीनियसिस नामक रोग के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? निकोलसन, टेरामाइसिन, क्लोफाजिमिन, रिफेमिसिन। तो चलिए इसका आंसर भी बता दीजिए। मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि टीनियसिस नामक रोग कैसे होता है, किसके कारण होता है। तो टीनियसिस नामक रोग ये आंत का रोग होता है जो टीनिया सोलियम नामक परजीवी द्वारा होता है और इसमें रोगी जो होता है व्यक्तियों की आंत में अंडे उपस्थित होते हैं जो मल के साथ बाहर आ जाते हैं और यह मल जब सूअर खाता है तो ये सूअर की आंत में पहुंच जाता है और सूअर की आंत में पहुंच के अंडे जो होते हैं कवच में घुल जाते हैं और भ्रूण जो है बाहर निकल आता है और फिर जब ये आंत को भेद कर रक्त वाहिनियों में होते हुए मांसपेशियों में पहुंच जाता है और जब ये वहाँ पहुँच के एक कवच का रूप धारण कर लेते हैं तो इस अवस्था को हम ब्लेडर वर्म कहते हैं। और जब इस संक्रमित सूअर की मांस को कोई व्यक्ति खाता है तो ये ब्लैडर वर्म जो होता है ये व्यक्ति के आंत में पहुंच जाता है और वहाँ पहुंच कर ये टेप वर्म के रूप में विकसित हो जाता है और मानव की जो आंत की दीवारों में चिपक जाता है। और इसके लक्षण जो होते हैं ये स्पष्ट दिखाई नहीं देते, लेकिन कभी कभी अपच, पेट दर्द, ये सारी चीज़ें होने लगती है। और जब कभी आंत जो है आंत में लार्वा उत्पन्न हो जाता है तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, आँखें, फेफड़े, यकृत और मनुष्य में पहुंच जाते हैं जिससे रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसकी रोकथाम के लिए हमको पके हुए सूअर का मांस ही यूज़ करना चाहिए और निकोलसन नामक दवा इसके उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। निकोलसन जो टीनियसिस नामक रोग है उसके लिए निकोलसन नामक दवा उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्कैरिएसिस नामक रोग किस निमेटोड के द्वारा होता है? टीनिया सोलियम, एंटमीबा जिंजिवेलिस, एस्कैरिस लुब्रिकाइडिस, उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है एस्कैरिस नामक रोग किसके कारण होता है, किस निमेटोड के कारण होता है। तो चलिए आंसर देने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है। तो ये एस्कैरिएसिस जो है ये आंत का एक रोग होता है जो एस्कैरिस लुब्रिकाइडिस नामक निमेटोड द्वारा होता है। यह रोग बच्चों में अधिक पाया जाता है। एस्कैरिस के अंडे जो होते हैं रोगी व्यक्तियों की आंत में उपस्थित होते हैं और इसके परिणाम स्वरूप पेट में तेजी से दर्द होता है, वृद्धि रुक जाती है, फेफड़े में पहुंचकर ये बुखार, खांसी, इस्नोफेलिया का कारण भी बनते हैं और शरीर में रक्त की कमी हो जाती है जिसके लिए व्यक्ति या सामाजिक सफाई की आवश्यकता होती है। और इसके अलावा में बेंडाजोल और पाइपराजीन फास्फेट का प्रयोग जो है निमेटोड के उपचार के लिए किया जाता है। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। एस्कैरिस नामक रोग के लिए एस्कैरिस लुब्रिकाइडिस निमेटोड के द्वारा होता है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? आपको बताना है स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? टीनिया सोलियम, ट्रिपैनोसोमा, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो चलिए आंसर दीजिए। इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि स्लीपिंग सिकनेस या सोने की बीमारी क्या होती है। तो यह रोग जो होता है ये ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है और यह प्रोटोजोआ सीसी मक्खी में रहता है और जब सीसी मक्खी किसी रोगी को काट कर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो यह रोग फैल जाता है। यह रोगी जो होता है इसमें रोगी को नींद बहुत तेज आती है, बुखार होता है और यह परजीवी मस्तिष्क में पहुंचकर सेरिब्रो स्पाइनल द्रव में पहुंच जाते हैं और इसके उपचार के लिए हमको सीसी मक्खी का उन्मूलन करना चाहिए और इसको हमको रोगी से दूर रहना चाहिए। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, ट्रिपैनोसोमा। स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग जो होता है ट्रिपैनोसोमा नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, एस्कैरिएसिस रोग के वाहक निमेटोड से छुटकारा के लिए प्रयोग किया जाता है? मेबेंडाजोल,
पाइपराजीन फास्फेट, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो आपको बताना है एस्केरियासिस रोग के बाहर निमेटोड की छुटकारा पाने के लिए किसका यूज़ किया जाता है। तो मैंने आपको इसका भी आंसर बता दिया है, तो जल्दी से आंसर दीजिए क्या हो सकता है। तो एस्केरियासिस जो होता है ये आंत का यह रोग होता है और यह एस्केरिस लुब्रिकाइडिस नामक निमेटोड द्वारा होता है। ये रोग बच्चों में मुख्यतः पाया जाता है। और एस्केरिस के अंडे जब रोगी के व्यक्तियों की आंत में पहुंचते हैं, उपस्थित होते हैं, तो फलता पेट में बहुत तेजी से दर्द होता है, वृद्धि रुक जाती है, फेफड़ों में पहुंचकर ये बुखार, खांसी, इस्नोफिलिया के कारण बनते हैं और शरीर में ब्लड की भी कमी हो जाती है। और इसके लिए हमको मेबेंडाजोल और पाइपराजीन फास्फेट का प्रयोग निमेटोड के छुटकारा के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको वीडियो देख के अच्छा लगे, नई नई जानकारी मिली होगी और बीमारियों के बारे में, उसके रोग के बारे में, उसके लक्षण के बारे में और किस वायरस, किस जीवाणु, किस बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ के कारण होता है, ये सारी चीज़ें आपको जान के अच्छा लगा होगा और आपको नॉलेज भी होगा और सारी बीमारी के बारे में अच्छी खासी पकड़ भी हो गई होगी। तो आप लोग वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा, कैसी जानकारी मिली, आपको कौन सी नई चीज़ें मिली, कौन सी चीज़ें आपका रिविज़न हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।